वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू, सी फॉर यू बाय कमल। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे साइंस का, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है सीबीएसई में, जो आप एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स एक चैप्टर है जिसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इन केमिकल प्रॉपर्टीज हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, और सेकंड लेक्चर में हम अकरेंस ऑफ मेटल, मतलब अगर हमें कोई जमीन से कोई सब्सटेंस मिलता है तो उसमें से हम मेटल कैसे पा सकते हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे। तो अब आज के टॉपिक पे अगर हम आते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आप अपने चारों तरफ पहली बार देखो तो आप देखोगे कि आप घिरे हुए हो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। कैसे? जैसे आप कार में जाते हो तो कार की जो बॉडीज होती हैं, कार की जो बॉडी होती है, जो कारी बॉडी में चीजें लिखी होती हैं, आयरन, ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होती है, मेटल्स होती है। और अगर जो सीट कवर लो, जो क्या कहते हैं आप, सीट कवर्स, ये सब के होते हैं, वो होते हैं किसके, नॉन मेटल्स के। तो मतलब आपके सराउंडिंग में जो एयर है वो क्या है, मेटल, नॉन मेटल्स है। जो आप क्या कहते हैं, कहाँ जाते हो, अगर पुल वुल देखते हो, वहां पर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब हम जो है चारों तरफ हमारे क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स से हम घिरे हुए हैं। तो उसी नॉन मेटल और मेटल को कैसे पता करेंगे कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है? तो 2 तरीके से हम बताते हैं। पहला है आपका क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंटली पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो सही, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल की साथ साथ डिस्कस करते हैं, और विद कुछ एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो पहला है हमारे सामने, आपके सामने लिखा हुआ है मेटल और नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल, तो मेटल्स कैसे पहचान सकते हो, कैसे? बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के थ्रू आप क्या पहचान सकते हो कि वो क्या है, कंडक्टर। अगर कंडक्टर अच्छा है, मतलब अगर आपके पास एक सब्सटेंस है और उसको आप क्या लगा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, विच मींस वो क्या है, मेटल है। अगर वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, दैट मींस वो क्या है, नॉन मेटल है। एक्सेप्शन देख लेते हैं। जो एक्सेप्शन है वो क्या है आपका, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, जो बल्ब में जो आपके लगता है, ठीक है, बल्ब जो जलता है वो क्या है, टंगस्टन है। तो एक्सेप्ट टंगस्टन, बाकी सब क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट को कैसे समझ सकते हो, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, मतलब कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट, उसके अंदर कार्बन मेटल है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का मतलब कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर नहीं, गुड कंडक्टर है। किसके? एक्सेप्शन है ये। ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि बैड कंडक्टर नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के। और कार्बन की अदर फॉर्म भी है, मैं और नाम दे देता हूँ, जैसे कोल हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ही होते हैं। दूसरा आता है आपका डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, उसको हमने ठोक ठाक के किसमें चेंज कर दिया, उसको वायर में चेंज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ये अगर प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की है तो वो क्या कहलाएगा, मेटल। अगर वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। मतलब डक्टाइल, जिसको हम एक थिन वायर में क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नोन एज योर डक्टाइल। डक्टाइल कौन कौन से नहीं होते हैं मेटल्स में? कौन से एग्जांपल है जो डक्टाइल नहीं होंगे? तो Zn और Hg, मतलब जिंक और मरकरी को आप कह सकते हो कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, उनको वायर में चेंज नहीं कर सकते। पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, डक्टाइल नहीं होते हैं, सिंपल सा। लेकिन कार्बन फाइबर के फॉर्म में अगर होता है, कार्बन फाइबर जो आपने देखे होंगे, वो क्या होंगे, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैलिएबल। और डक्टाइल में एक चीज और देखो, डक्टिलिटी सबसे ज्यादा किनकी होती है, गोल्ड और सिल्वर की होती है। गोल्ड की तो डक्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है ना, उसको आप 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, डक्टाइल कर सकते हो, मतलब इतनी लंबी वायर बना सकते हो कि कितने, 1 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसके 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक उसकी क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो। आपके दिमाग में आपका वायर, फिर हम उसी का यूज कर ले नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, नेक्स्ट है मैलिएबल। मैलिएबल कौन है, मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जो आपने जब आप उनको क्या कर रहे हो,
जो भी कर रहे हो उससे क्या हो जा रही है, एक थिन शीट मिल जा रही है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें खाना गर्म रहता है, खाने को रैप करके ले जाते हैं, आप लोग ले जाते होगे जब लंच बॉक्स ले जाते होगे, ठीक है, तो खाने को रैप किस में करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल में करते हो। तो वो क्या है, जो ऐसा सब्सटेंस जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। थिन वायर में जो है उसको कहते हैं डक्टिलिटी, और थिन शीट में मतलब क्या होता है, मैलिएबल। तो मैलिएबल का एक्सेप्शन भी यही है। एल्यूमिनियम तो नॉर्मली मेटल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो क्या है, आपके जिंक, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, ये इसके एक्सेप्शन हो गए। मैलिएबल नहीं होते हैं कौन, नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल हैव लस्टर। मेटल हैव लस्टर, लस्टर का मतलब होता है अगर मैं कोई सब्सटेंस उसको रब कर रहा हूं और रब करने से उसको उसकी शाइनिंग आ रही है, दैट इज नोन एज लस्टर। तो मेटल के पास एक मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब उसमें क्या होती है, शाइनिंग आती है। तो वो शाइनिंग होती है नॉर्मली किसमें, अगर मेटल है तो उसमें ऐसी शाइनिंग होगी। लेकिन जो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है आपका, एक्सेप्शन है लेड। लेड में वो नहीं होता, ठीक है, नॉन मेटल में वो लस्टर नहीं होता। लेकिन जो एक्सेप्शन है, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला कार्बन का के बहुत सारे फॉर्म है, उनमें पहला फॉर्म है आपका ग्रेफाइट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक और फॉर्म है डायमंड। तो डायमंड भी एक कार्बन का क्या है, फॉर्म है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या है, एक्सेप्शन है किसके, लस्टर के। मतलब उनकी मेट सरफेस क्या होती है, क्या करती है, साइन करती है। ऊपर से सबसे ज्यादा साइन कह सकते हो कि डायमंड की करती है, क्योंकि तभी इतना कॉस्टली होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटल। तो जो मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं। मतलब ब्रिटल का मतलब यह है कि अगर मैं इसको ऐसे करके करूं और उसको क्या कर दूं, आधे कर दूं, बिल्कुल तोड़ने के बाद बिल्कुल ये क्या हो जाए, आधे में टूट जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटल। ऐसा नहीं होता। अगर आप मेटेलिक रॉड को तोड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जैसे बिस्किट होता है, बिस्किट को अगर आपने क्या किया, बिस्किट को तोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, तो ऐसा नहीं होता है। तो मेटल के संग नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है किसी मेटल के, अगर आपके रॉड वॉड रखी है और वो ऐसा हो जा रहा है, तो ऐसा मतलब उसमें क्या हुआ होगा, कुछ मिलाया गया होगा, या तो कार्बन मिलाया होगा या तो कोई नॉन मेटल उसमें मिलाए गए होंगे, और नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ठीक है। जैसे बिस्किट की तरह बिस्किट टूटते हैं उस तरीके से, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट किसके, मरकरी और गैलियम के। गैलियम और मरकरी के अलावा इनमें क्या होता है, इनमें एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम सबका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो एक मेटल है दूसरा मेटल है ना, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है मेटेलिक बॉन्ड, जिस वजह से इनके बीच में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। वैसे ही अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल का लो होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल जो नॉन मेटल है एक दूसरे से कौन से फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, वीक फोर्स से जुड़े होते हैं, दैट इज वंडर वाल फोर्स। तो इस वजह से नॉन मेटल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है। लेकिन कार्बन के फॉर्म जैसे डायमंड हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या सिलिकॉन टाइप के, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्ड। जो आपके मेटल्स होते हैं, सिंपली समझ में आता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, केवल और केवल कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, जो है कुछ मेटल्स को छोड़ के। जैसे सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उनको आप क्या कर सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है कि सॉफ्टनेस का किसी भी मेटल के, तो सोडियम और पोटेशियम और मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप रुबिडियम, सीजियम भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स नॉर्मली। लेकिन डायमंड आपने देखा होगा, डायमंड क्या होता है आपका, बहुत ही हार्ड होता है, कंपैरेटिवली मेटल से भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कभी डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मली देखा ही होगा रूम टेम्परेचर में। आयरन को देख लो, पोटेशियम को देख लो, सोडियम भी देखोगे आप आगे लैब में, आप जब गए होगे तो लैब में भी आप देख सकते हो। तो सोडियम, मरकरी और गैलियम ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। एक्सेप्शन ये है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में भी मिलते हैं, गैस में मिलते हैं और लिक्विड में मिलते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में मिलते हैं। तो नॉर्मली तो हम सॉलिड और गैस कहते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन जो होता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। गैस फॉर्म में क्या मिलेंगे, H2O2 N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये किस में होते हैं, आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। फास्फोरस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो माचिस की तिल्ली होती है, माचिस की तिल्ली में जो होता है वो क्या होता है, फास्फोरस होता है, तो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है जो मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं पॉली एटॉमिक होते हैं।
कैसे कह सकते हो, जो मेटल्स होते हैं वो आपने देखा होगा वेपर फेज में Na फॉर्म में मिलेंगे। आप Mg, कभी आपने सुना Mg2 Na2, नहीं ना। लेकिन जो क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्म में। मतलब आपने सुना होगा, अगर नॉन मेटल देखा होगा हाइड्रोजन तो H2, क्लोरीन का होगा तो Cl2, फास्फोरस भी ध्यान रखना P2 तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है P4 होता है। मतलब किस फॉर्म में, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में। सल्फर S8 फॉर्म में होता है, S8 तरीके से मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए H2 बोलते हैं, Cl के लिए Cl2 बोलते हैं, वैसे फास्फोरस अगर बोल रहे हो तो P4 है। मतलब किस फॉर्म में, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में। मतलब एक से ज्यादा एटम होते हैं उस फॉर्म में रहता है। बट मेटल कभी ऐसे नहीं रहेगा, Na2 Na4 Mg4 इस तरीके से नहीं रहता। जनरली क्या होता है, मेटल्स किस फॉर्म में रहते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो पॉली एटॉमिक फॉर्म में क्या होंगे, H2 Cl2 Br2। इसका मतलब जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट कह सकते हो अगर आप उन नॉन मेटल्स में इनर्ट गैस को अगर इंक्लूड रखते हो तो वो भी इंक्लूड, वो कह सकते हो कि एक्सेप्ट पॉली एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप क्या कर लो, नोट कर लो। तो अब हम डिस्कस करते हैं किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बोला था लस्टरस नहीं होते हैं, मेटेलिक लस्टर होता है, क्या कहते हैं मेलिएबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मेटल हो गए। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और बीटर होते हैं। तो ये क्या हो गए, तरीका हो गया फिजिकली पहचानने का, हाँ ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब केमिकली हम देखते हैं कि कैसे कहते हैं कि कोई चीज मेटल है और कोई चीज नॉन मेटल है। पहली बात तो पहला तो आप इतना समझ लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कॉन्सेप्ट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जब भी कोई ऑर्बिट बनाते हो आप, जैसे 282, 281, 27, जैसे कार्बन के लिए क्या लिखते हो, कार्बन के लिए 2,4, सोडियम क्या लिखते हो 2,8,1, मैग्नीशियम के लिए क्या लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जो ये इसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 281, 282 लिखते हैं ना। तो यही सोडियम के लिए जैसे क्या लिख सकते हो 2,8,1, मैग्नीशियम के लिए 2,8,2, एल्युमिनियम के लिए 2,8,3 और जैसे लिथियम के लिए 2,1। तो जो भी ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, इसको K सेल बोलते हैं, इसको L सेल बोलते हैं, इसको M सेल बोलते हैं, L M K। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब लिथियम क्या कितना है 1, तो लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। सोडियम के लास्ट सेल देखो 1 है, तो सोडियम के कितने हो गए 1। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम के लिए कितनी हो गई वैल्यू, कितने हो गए 2। वैसे ही अगर मैं कार्बन का करूं तो 2,4 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अगर मैं सिलिकॉन के लिए क्या होता है 2,8,4 होता है। एटॉमिक नंबर याद रखना होता है इसके लिए, बस हो गया और कुछ नहीं। बस उसके बाद बोर का 2n² का फॉर्मूला लगाओ और सिंपली इसमें भी क्या आ जाएगा 4। फास्फोरस का कितना होता है 2,8,5। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है 2,5। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना समझ लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर देखो मेटल्स कैसे पहचानेंगे, इसके थ्रू मेटल्स कैसे पहचानेंगे। तो जनरली जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होता है उनको क्या कहा जाता है, मेटल्स कहते हैं। मेटल्स वो होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1, 2, 3 होता है। वही नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 5, 6, 7। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, 2, 3 होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेटल्स। और जिनके नहीं होते हैं, जिनके 4, 5, 6, 7 होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब क्या होगा, जो सोडियम है ये नॉर्मली क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं ना, तो वो उतने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लॉस करते हैं। जैसे सोडियम का मैंने बोला 2,8,1 है, तो ये कितना बन गया 2,8। ठीक है,
जितने इलेक्ट्रॉन देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा, देखो इसके कितने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। वैसे ही मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2,8,2 कितना बन जाएगा, 2,8, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है क्या देने की, इलेक्ट्रॉन को देने की। अब कितने इलेक्ट्रॉन देंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं हम, वही वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना होगा। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है ये, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बस इतना समझा दे रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में अलग से समझाऊंगा, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग मतलब थोड़ी अच्छे से समझाऊंगा, जो आपके टॉपिक में इतना ज्यादा है नहीं, तो वहां पर मैं कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों को अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर बस इतना समझ लो कि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किन की तरह बनना चाहता है, नोबल गैस मतलब नियॉन की तरह, हीलियम की तरह बनना चाहते हैं, आर्गन की तरह बनना चाहते हैं, क्रिप्टन की तरह बनना चाहते हैं। जैसे सोडियम का केस है, तो सोडियम के केस में सोडियम किसकी तरह बन सकता था, नियॉन की तरह बन सकता था, एक इलेक्ट्रॉन देके नियॉन की तरह बन गया, या 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था, तो क्या बन सकता था, किसकी तरह बन सकता था, आपका आर्गन की तरह बन सकता था। लेकिन इसने प्रीफर क्या करेगा, इसलिए इसके लिए इजी है, एक इलेक्ट्रॉन देके क्या करना, नियॉन की तरह बन जाना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अब मेटल के लिए वही चीज है, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे, और इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, मेटल। जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है और मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की, और यही टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो टेंडेंसी है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और एक और चीज, ऐसे सब्सटेंस जो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एटम, मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मेटल्स हैं। तो मेटल्स जब बनाते हैं तो ये देखो, ये बना, ये जो स्पीसीज है ये, इसको हम आयंस कहते हैं। जो बना उसको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। जैसे Mg क्या बना, Mg2 प्लस बना ना, तो क्या बन गया ये, इसको हम बोलते हैं आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो ये आयंस भी दो तरीके के होते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज आया है, इन स्पीसीज में, ऐसी स्पीसीज जिनमें पॉजिटिव चार्ज आता है उन आयंस को कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन आयंस को कैटायन कहते हैं। तो मेटल्स फॉर्म कैटायन, मेटल की टेंडेंसी होती है कैटायन को फॉर्म करने की। ये तो ठीक ही है, मेटल कैन हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड मेटल हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन आल्सो, ठीक है। मतलब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, टेंडेंसी क्या होगी, कैटायन की फॉर्मेशन की। दूसरा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिखा, क्या होता है 2,8,7। अब देखो इसको भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कैसे जा सकता है, या तो 7 के 7 दे दे जैसे इन्होंने किया था, 1 2 3 दिए थे। लेकिन जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 4 5 6 7 होते हैं वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके आगे वाले कॉन्फ़िगरेशन में बनना चाहते हैं। मतलब अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया एक्स्ट्रा, तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा ये 2,8, क्या बन जाएगा ये 2,8,8। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, उसका कैसे लिख सकते हैं 2,8,8। तो कितना बन जाएगा ये 2,8, और ये किसकी तरह बन गया, आर्गन की तरह 287। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। वैसे ही सल्फर को देखो, सल्फर के पास 2,8,6 है, इसको किसकी तरह बनना है, आर्गन की तरह 288 की तरह। तो कैसे बनेगा, क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो क्या बनेगा H2 माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा 2,8,8, जो किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी होती है, और एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अगर लूज कर रहा है तो वो मेटल कहलाएगा एलिमेंट, अगर वो लूज कर रहा है, अगर एलिमेंट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल्स कहलाएगा। ये जो टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, दैट वो जो टेंडेंसी है वो तो कहलाएगी क्या, वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वो टेंडेंसी जिस सब्सटेंस में है या जिस एलिमेंट में है वो कहलाएगा नॉन मेटल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया, आपका नॉन मेटल। तो ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल है। अब देखो यहां भी जो बना, इनमें चार्ज है ना, इनको भी क्या कहते हैं हम, आयंस ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो इनका नाम होता है एनायन। तो आप कह सकते हो आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन वो स्पीसीज होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na+ और Mg2+।
और एनायन वो स्पीशीज है जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, कितने यहाँ पर एक ही क्यों किया, दो क्यों नहीं किया, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको किसकी तरह जा बनना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। एक चीज और है कि मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 होता है तो मेटल कहलाता है, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी सब के संख्या है आपका, बाकी सब क्या है जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका 1 2 3 है उनको क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। और जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 5 6 7 होता है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल have the tendency to lose electron। इसकी नॉन मेटल have tendency to accept electron। metals form cation, can form cation, और ये नॉन मेटल्स कैन फॉर्म एनायन, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला ना, सोडियम के पास 2 8 1 है ना, और क्लोरीन के पास कितना है 2 8 7 है, तो यही चीज होता है कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन देता है और इससे लेता है, तो ये क्या बनाता है Na+ और Cl-, क्या बनाता है Na+ और Cl-। अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिससे क्या बनते हैं, एक कंपाउंड बनते हैं NaCl। और आप कहो कि जैसे मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास कितना है 2 8 2 है, और ऑक्सीजन है 2, 6 है, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो कितना बनाएगा, O2- बनाएगा, और ये Mg2+ बनाता है, तो क्या बनेगा, ये MgO बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो मतलब देखो मेटल्स जैसे Na+ बना, Na+ बना, तो अब इनके बीच में क्या होगा, ये Na+ और Cl- बन के ना एक कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड का नाम होता है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल मिलके अगर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, दैट कंपाउंड इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। क्या बनाएगा ये, आयोनिक कंपाउंड। एक टर्म अभी मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, आयोनिक कंपाउंड समझ में आ रहा होगा, ध्यान रखना, इस पे A+ चार्ज है, इस पे भी माइनस चार्ज है, यहाँ पर Mg पे +2 चार्ज है और इस पे O चार्ज -2 चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलके क्या बनाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज योर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। आगे हम और डिस्कस करेंगे जब हम रिएक्शंस में आएंगे, तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है और थोड़ा और देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल्स के मिलने से। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मेटल्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं, तो काम बन गया। एक को जरूरत है लूज करने की, दूसरे को जरूरत है एक्सेप्ट करने की, दोनों के बीच में एक बॉन्ड हुआ, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ आयोनिक कंपाउंड। और एक और चीज, जब इन्होंने ये सब चीज किया तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आया, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से बॉन्ड किसी वजह से बनाएगा, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनाएगा। जो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड आगे जब हम मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन देखेंगे तब भी थोड़ा सा देखेंगे वहां पर, ठीक है। अभी इतना ही समझते हैं। अब बात यह है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मेटल्स कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स पहले तो इसको देख लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं,
नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड मिलता है और नॉन मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो मेटल ऑक्साइड जैसे मेरे पास है Na2O, MgO, ठीक है, MgO हो गया, Na2O, Li2O कह सकते हो, ठीक है, और कितने बहुत सारे हो सकते हैं, Al2O3 मेटल के ऑक्साइड, ये ठीक है। और दूसरी और मेरे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन से ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड और देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2, ठीक है, NO2 कह देते हैं, NO2 हो गया। तो ये तो थे आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो यहां पर हमें समझना क्या है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? ये बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमने तो कॉन्सेप्ट देखा था कि क्यों पर कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किनको? जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे मैंने बोला Na2O है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने क्या देता है? ये NaOH। क्या देता है? ये NaOH। और अब समझ में आ गया कि इसके पास OH की स्पीशीज और ये पानी में क्या करता है? Na+ और OH- फॉर्म में रहता है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये लोग क्या करते हैं, जब CO2 को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या मिलाते हैं? ये एसिड बनाते हैं, H2CO3। जैसे SO2 क्या बनाएगा? अगर सल्फ करेगा तो क्या बनाएगा? SO3 होगा तो क्या बनाएगा? ये H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। NO2 क्या बनाएगा? HNO3 बनाएगा। तो HNO3। तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक तो होते हैं, लेकिन एक और चीज होते हैं, दैट इज नोन एज योर एम्फोटेरिक। एक और वर्ड है, नया वर्ड आया है कि जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हो गए, जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, लेड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, और जिंक का ऑक्साइड क्या होता है? जिंक ZnO, ये क्या होता है? एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या एक वर्ड है, अभी हम समझते हैं, पहले इसे यहाँ और देख लेते हैं। यहाँ जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जैसे CO, H2O, ये कार्बन का ऑक्साइड है या हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। तो हम कहेंगे कि जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक भी होते हैं। एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी होते हैं, कोई न्यूट्रल भी होते हैं। अब एम्फोटेरिक एक वर्ड आया है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? ठीक है, एम्फोटेरिक क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है कि पहली बात तो एसिड और बेस की रिएक्शन आपको पता ही होगी। जब ये बेस है, जैसे बेस है कोई, जब बेस होगा तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस है। लेकिन अगर कोई स्पीसीज एसिड है, कोई स्पीसीज है वो एसिड के संग भी रिएक्शन कर रही है और सॉल्ट दे रही है, आपको पता ही है कि होता क्या है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। NaOH जब एसिड के संग रिएक्शन करता है तब तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, लेकिन जब एसिड, ये जो NaOH वो बेस के संग रिएक्शन करेगा तब कोई रिएक्शन नहीं होगी, तब कोई सॉल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास Al2O3 है तो वो सोडियम किसके संग? बेस के संग, एसिड के संग रिएक्शन कर रहा है। जैसे क्या आपका बेस है ना Al2O3 जब रिएक्शन किसके संग कर रहा है? एसिड के संग, AlCl3। तो यहाँ पर सॉल्ट देता है AlCl3 प्लस H2O, मतलब सॉल्ट तो मिला, यहाँ सॉल्ट मिला। लेकिन जब Al2O3 बेस के संग रिएक्शन करता है, मतलब बेस के संग रिएक्शन करता है, तब भी क्या देता है? सॉल्ट मिलता है हमें। सॉल्ट क्या है? AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, ये मिलता है हमें। क्या मिलता है? सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, विच मींस ए सॉल्ट विल फॉर्म। तो इसका मतलब Al2O3 एसिड के संग भी रिएक्शन कर रहा है और किसके संग भी रिएक्शन कर रहा है? बेस के संग भी रिएक्शन कर रहा है। ऐसी स्पीसीज जो एसिड के संग भी रिएक्शन करें और बेस के संग भी रिएक्शन करें तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं एम्फोटेरिक।
मतलब एम्फोटेरिक जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। एसिड है तो बेस की तरह रिएक्शन करे, सॉल्ट दे। अगर बेस है तो एसिड की तरह, एसिड है तो बेस की तरह रिएक्शन करे और सॉल्ट दे। ठीक है, वैसे जिंक भी ऐसी करता है। जिंक क्या कहता है, Na2ZnO2 देता है और H2O देता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी क्या रिएक्शन किसके संग, ये तो थी क्या ऑक्साइड्स के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में। तो क्या मतलब है, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने समझा दिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है कैटायन की फॉर्मेशन की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है एनायन फॉर्मेशन की। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और एम्फोटेरिक, एक्सेप्शन केस है कि एम्फोटेरिक भी होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या फिजिक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये नोट कर लो जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम नया टॉपिक करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल। रिएक्शन मेटल के रिएक्शन से बहुत है, तो रिएक्शन की मेटल से पहले एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पहले चैप्टर में भी थोड़ी देखी थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज है पोटेशियम पहले, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, तो फिर प्लेटिनम भी है, मरकरी। तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो एक ट्रिक भी है जिसका आप यूज कर सकते हो, अगर अच्छी ट्रिक है तो सही है, वरना अगर आपको और भी ट्रिक पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि कैटरीना ने मांगी ऑल्टो जैन फरारी। तो कह सकते हो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। वैसे तो आप कह सकते हो कि के फॉर कैटरीना, इस तरीके से देख लो आप अपने हिसाब से। और अच्छी ट्रिक पता हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में उस ट्रिक को भेज सकते हो। तो क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, और उसके बाद आपका क्या होता है, प्लेटिनम होता है। तो मैं अब मिटा देता हूँ, ट्रिक तो मिटा देता हूँ, बस आपको ये जो सीरीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं कि जो मेटल की रिएक्शन है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज पे बहुत डिपेंड रहेगी। तो कैसे रहेगी, तो हाईली रिएक्टिव कौन है आपका, देखो मैं नीचे प्लेटिनम भी लिख देता हूँ। तो हाईली रिएक्टिव है वो क्या है आपका, हाईली रिएक्टिव है आपका क्या, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है आपका, प्लेटिनम। ठीक है, तो अब रिएक्शन ऑफ मेटल, पहले हम रिएक्शन कराते हैं मेटल की विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर में जो सबसे पहली रिएक्शन है वो क्या होंगे, सोडियम और पोटेशियम की। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो रिएक्शन करते हैं किसके संग, वाटर के संग, और देते हैं क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम के संग हो रही है तो क्या मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस हीट। और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा विग्रस होती है, यहाँ तक कि इस रिएक्शन में आग फायर लग सकती है, बर्न्स एयर, हमें बर्न्स फायर, मतलब हमें क्या मिल सकती है, फायर मिल सकती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में फायर कैसे लगी, कैसे मिलती है, तो देख लो कैसे हो सकती है। तो क्या होता है, जब आपका वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और इसमें आपने सोडियम को डिसॉल्व किया। अब ये जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, डिसॉल्व मतलब नीचे तक पूरा जाते नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही सोडियम को पोटेशियम इसमें करते हैं तो क्या होती है, हीट भी रिलीज हो रही है जब हमने वाटर में मिलाया है, और क्या हो रहे होंगे, जो हाइड्रोजन गैस है वो भी लिबरेट करेगी, कहाँ जाएगी, अपवार्ड जाएगी। तो क्या होगा, देखो सोडियम और या पोटेशियम है उसको पानी में जब हमने मिलाया तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल है वो किसके हैं, सोडियम के। तो ये सोडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे, और जब हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे और जब ये रिएक्शन हो रही है सोडियम की पोटेशियम वाटर के संग, वो जो दे रही है KOH, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि जो ये H2O2 जब जाता है ऊपर तो वहां पर भी ऑक्सीजन है, तो H2 प्लस O2 भी
O2 मतलब H2 का क्या होने लग जाता है, कंबसन होगा, और जब कंबसन होता है तो क्या होती है आपकी फायर मिलता, मतलब एनर्जी क्या मिलती है, आग मिलती है, जो भी है फायर आती है। तो फायर क्या करता है, यहाँ पर H2 जब जाता है तो उसका कंबसन होता है और फायर प्रोड्यूस करता है। तो जो ये फायर होता है, जो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के जो मेटल होंगे उनमें भी क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो जिस वजह से इस रिएक्शन में क्या हो जाती है, आपकी फायर होती है, ठीक है, वंस फायर, इस रिएक्शन में आपको फायर दिखेगी, ठीक है। तो विग्रसली ये रिएक्शन होगी, और यहाँ तक कि कोल्ड वाटर में, किसमें होगी, कोल्ड वाटर में, मतलब कोल्ड वाटर लेने में ही ये रिएक्शन कर जाएगा। तो समझ लो हॉट वाटर लेंगे तो क्या करेगा। तो इस रिएक्शन में आपको फायर मिलती है, रैपिडली कैचेस फायर, और क्यों होता है अभी मैंने बता दिया। तो किसके संग, सोडियम और पोटेशियम के, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। वहीं कैल्शियम के संग जब ये रिएक्शन करता है, कैल्शियम प्लस H2, तो क्या मिलता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। तो इसमें ना, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है, लेकिन क्या होता है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब फायर नहीं मिलती आपको। क्या होता है, देखो जैसे ही आप कैल्शियम को वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, तो कैल्शियम ये नहीं कि जिसमें इसकी तरह नहीं कि ऊपर रहता है, कि नीचे सेटल डाउन होता है, और क्या करता है, रिएक्शन जब करता है तो ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। कैल्शियम भी वाटर में ऐसी काम करता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। उस केस में क्या हो रहा था, उन केस में क्या हो रहा था, उन केस में ऐसा हो रहा था कि जब हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रही थी, रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक थी, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो H2 का भी कंबसन हो जाता था। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। और होगा क्या, जो ये H2 गैस क्या हो रही थी, H2 गैस लिबरेट हो रही थी, वो कैल्शियम के जो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या होगी, उनके चारों तरफ स्टिक होके उनको कहाँ लाएगी, सर्फ, मतलब इस तरीके से क्या फ्लोट करवाएगी। कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है, ड्यू टू दी स्टिकनेस ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन दी कैल्शियम एटम। कैल्शियम के पार्टिकल में क्या होता है, कैल्शियम में क्या होता है, वो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है वो क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है किसके ऊपर, हाइड्रोजन कैल्शियम के ऊपर। तो कैल्शियम क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। और जब कैल्शियम को पानी में मिलाते हैं तो जो कैल्शियम, जो पानी है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। किसमें मिल्की हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है, मिल्की, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है तो वो कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर के संग रिएक्शन नहीं कर सकता। यहाँ ये रिएक्शन किसके संग हो रही होती है, कोल्ड, ये लेकिन विग्रस होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें रिएक्शन एनर्जी निकलती है। ये क्या होती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती है, लेकिन कोल्ड वाटर के संग कैल्शियम रिएक्शन करता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड के वाटर के संग रिएक्शन नहीं करता है, किसके संग करता है, हॉट वाटर के संग रिएक्शन करता है। और क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलती है आपको। मतलब उसके बाद कौन आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देख लिया, मैग्नीशियम के संग कोल्ड की रिएक्शन होगी तो क्या मिलता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। तो लेकिन रिएक्शन किससे होती है आपकी, कोल्ड वाटर के संग नहीं होती, हॉट वाटर के संग होती है। एक रिएक्शन और भी है कि ये रिएक्शन कहते हैं कि ऐसी भी हो सकती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अभी तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो हाईली एक्सोथर्मिक ये वाली रिएक्शन क्या हो रही है, देखो सोडियम जो हाईली रिएक्टिव है वो कोल्ड वाटर के संग भी रिएक्शन करा रहा है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव है तो कोल्ड वाटर के संग रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा विग्रस नहीं हो रही है। मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है तो कोल्ड के संग नहीं रिएक्शन कर रहा है, किसके संग कर रहा है, हॉट वाटर के संग रिएक्शन कर रहा है। और क्या दे रहा है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। नेक्स्ट जो आएंगे वो कौन है आपके, जिंक, आयरन, जो लेड है, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो पानी के संग रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर के संग भी नहीं करते हैं, हॉट वाटर के संग भी नहीं करते हैं। किसके संग रिएक्शन करते हैं, स्टीम के संग रिएक्शन करते हैं। किसके संग रिएक्शन करते हैं, स्टीम के संग रिएक्शन करते हैं। और जैसे Zn जो होगा वो क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। उसके बाद और क्या है आपका, Zn क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा। और Pb क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आयरन क्या बनाएगा, आयरन बनाएगा आपका, सॉरी Pb भी ये था, आयरन क्या बनाएगा, Fe3O4। क्या बनाएगा, Fe3O4। लेड क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, ठीक है। तो आयरन की जो रिएक्शन है ध्यान रखना, आयरन प्लस H2O ये बनाता है क्या, Fe3O4। Fe3 तो लेकिन Fe3O4 बनाता तो है, लेकिन ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन होती है आपकी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब अगर Fe में H2 मिला रहे तो क्या मिलेगा, Fe3O4 प्लस H2 मिलेगा। लेकिन अगर उसको H2 मिल जाता है तो वो रिएक्शन रिवर्स भी हो जाती है, ठीक है। तो इतना सा ध्यान देना है कि रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव,
कोल्ड वाटर के संग रिएक्शन कर जाएंगे और हाईली विग्रस होगी, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। लेकिन कैल्शियम कोल्ड वाटर के संग रिएक्शन करता है लेकिन इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होती है। यहाँ पर आपका फायर भी मिलती है, मतलब जो रिएक्शन उसमें फायर हो सकती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। और जो आपका कलर, जो आपका सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन कोल्ड के संग नहीं होती, हॉट वाटर के संग होती है। अगर कोल्ड वाटर के संग रिएक्शन करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। और जो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है वो किसके संग, कोल्ड के संग भी, कोल्ड वाटर के संग भी रिएक्शन नहीं करेंगे, हॉट वाटर के संग रिएक्शन नहीं करेंगे, किसके संग करेंगे, स्टीम के संग करेंगे। और इससे पहले मैंने बता दिया था, अगर आपने सोडियम और पोटेशियम या कैल्शियम मैग्नीशियम को पानी में मिलाया तो आपको मिलेगा कि जो आपका जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द बेसिक कैरेक्टर इन नेचर। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी किसके संग पढ़ी, वाटर के संग, और वाटर के संग रिएक्शन पढ़ी है, थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा ठीक ठाक है। तो वाटर के संग जो रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है रिएक्टिविटी सीरीज पे। किस पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मेटल विद किसके संग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। किसके संग रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो एसिड के संग अगर हम रिएक्शन करेंगे तो एसिड के संग रिएक्शन की बात करते हैं। तो एसिड के संग कैसे रिएक्शन होती है, देखो जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे मेरे पास पोटेशियम है, सोडियम है, आपका आ गया मैग्नीशियम हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मान लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, ये रिएक्शन करेंगे किसके संग, HCl के संग, ये रिएक्शन करेंगे HCl के संग, और लास्ट में मैं मान लेता हूँ Cu, ठीक है। ये रिएक्शन किसके संग कर रहे हैं, HCl के संग। ये रिएक्शन किसके संग करा, HCl के संग। ये रिएक्शन किसके संग किया, HCl के संग। और अब आपको पता ही है कि रिएक्शन में मिलता क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो क्या देगा, KCl, ये देगा NaCl, ये देगा क्या, MgCl2, ये देगा क्या, AlCl3, और ये क्या देगा, ZnCl2, CuCl2, ठीक है। क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है तो ये काम हम बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जब पानी के संग इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देते हैं तो एसिड के संग रिएक्शन कैसी करेंगे, समझ लो। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन को तो हम प्रैक्टिकली तो नहीं करते, प्रैक्टिकली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहती, मतलब नहीं करते हैं। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से मैग्नीशियम प्लस H2 बन जाता है। Al के HCl के संग रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, ये AlCl3 प्लस H2, ये भी ठीक है। Zn प्लस Cl2, ये भी H2 देगा। लेकिन कॉपर प्लस HCl ये भी रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, ये रिएक्शन देखो यहाँ पर, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर पाएगा, कॉपर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये तो थी एक कहानी जिसमें हम कह रहे थे कि एसिड जब किसके संग, मेटल के संग रिएक्शन करेगा तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ये सारे के सारे ना डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट H2SO4 चलेंगे, ठीक है। तो मेटल है रिएक्शन किसके संग कर रहा है, HNO3 के संग, डाइल्यूट HNO3 से। किसके संग, डाइल्यूट HNO3 से। तो नॉर्मली तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। लेकिन डाइल्यूट HNO3 है एक एक्सेप्शन केस। डाइल्यूट HNO3 के केस में आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, H2 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्यों, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, रिएक्शन में H2 तो मिलेगा, ठीक है, H2 तो मिलेगा, लेकिन H2 को ये क्या जुड़ा देगा, ऑक्सीजन जुड़ा देगा, और क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। नॉर्मली एसिड के संग मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस अगर HNO3 यूज होगा तो HNO3 अगर यूज होता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी और H2 मिलेगी। और यहाँ तक कि सॉल्ट के साथ साथ एक कुछ गैसेस मिलती है, जैसे NO2, N2O, NO, ये भी गैस मिलती है। सॉल्ट मिलेगा प्लस N2O अपना भी ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इस तरीके से तो NO2 भी मिल सकती है, NO भी मिल सकती है, N2O भी मिल सकती है, तो ये भी मिलती है। लेकिन उस पर हमें जाना नहीं है, बस इतना समझना है कि जो H2 गैस है वो लिबरेट नहीं होगी। हमें कौन सी गैस मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ना कि H2। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है,
अब मतलब ऐसा भी कोई है कि जो ऐसा ना करता हो, हाइड्रोजन देता हो, ऐसा भी अडिक तरीके का कोई मेटल हो, मतलब ऐसा कोई मेटल जो डाइल्यूट HNO3 की सुनता ही नहीं है। HNO3 ने तो सबको अपनी सुनवा दी, सभी मेटल को सुनवा दी, हाँ तू भी क्या करेगा, H2 नहीं देगा, बाकी संग के संग तो H2 दे रहा है, लेकिन मेरे संग H2 नहीं देगा। तो ऐसा भी कोई मेटल है, हाँ ऐसा भी कोई मेटल है जो ऐसा नहीं करे, मतलब क्या है कि डाइल्यूट HNO3 तेरी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, मेरी चलेगी। मतलब कौन है वो, कौन से M से ही याद है, एक तो मैग्नीज और एक तो होगा मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम। जब ये किसके संग रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के संग, वेरी डाइल्यूट HNO3 के संग रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या देता है, सॉल्ट देता है, और क्या देता है, वाटर नहीं देता, क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। तो एसिड के संग जब रिएक्शन होगी तो नॉर्मली सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन में मिलता है, लेकिन HNO3 के केस में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक्सेप्शन है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, अगर कोई मेटल कैसा हो गया, अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज है तो डाइल्यूट HNO3 के संग रिएक्शन कराओ तो आपको क्या नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट रिएक्शन आती है। तो हमने दो रिएक्शन पढ़ ली है, तो रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ ली है, रिएक्शन विद मेटल की रिएक्शन पहली किससे थी, रिएक्शन विद वाटर, और दूसरी रिएक्शन है किसके संग, विद एसिड। तीसरी रिएक्शन है जो आपकी रिएक्शन होगी विद मेटेलिक, विद सॉल्यूशन, विद इट्स मेटेलिक सॉल्यूशन, विद अदर मेटेलिक सॉल्यूशन, मेटल विद अदर मेटेलिक सॉल्यूशन, कैसे कह सकते हैं, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, जैसे जिंक ने रिएक्शन करी किसके संग, कॉपर सल्फेट के संग। ठीक है, आयरन ने किसके संग रिएक्शन करी, कॉपर सल्फेट, आयरन ने किसके संग रिएक्शन करी, कॉपर सल्फेट के संग। रिवर्स भी हो सकता था, आयरन किसके संग, कॉपर किसके संग रिएक्शन कर सकता था, आयरन सल्फेट के संग रिएक्शन कर सकता था। तो कॉपर भी किसके संग रिएक्शन कर सकता था, जिंक सल्फेट के संग रिएक्शन कर सकता था। तो देखा गया ये रिएक्शन को हम बोलते हैं, इसमें क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये सिंपल सी जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ी। Cu क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस Cu प्लस Zn, और यहाँ क्या बन जाएगा, Zn Cu को रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu, यहाँ Cu Fe को डिस्प्लेस कर देगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये क्या है, Zn किस में गया, Zn CuSO4 प्लस गिव्स ZnSO प्लस Cu प्लस ZnSO4, CuSO4 प्लस Zn। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है ना, ये भी किस पे डिपेंड रहेगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज पे। ऐसे ही किसी को कोई डिस्प्लेस नहीं कर देगा। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे Zn और कॉपर में ZnSO4 बना और Cu। अब देखते हैं Zn और कॉपर को, तो Zn कहाँ पर है, यहाँ है, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो Zn is more reactive than copper, then this reaction can be possible। ये रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ देखो कॉपर प्लस ZnSO4 gives CuSO4 प्लस Zn। यहाँ देखो कॉपर is less reactive than Zn, then this reaction will not be possible। यहाँ देखो Fe कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट को चेंज कर दे रहा है, तो देखो कॉपर सल्फेट और जिंक, कॉपर कौन सा है, कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो इस तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे मैं एक आध रिएक्शन और दे देता हूँ कि ये रिएक्शन पॉसिबल रिवर्स होगी या ऐसे होगी। तो ये टॉपिक थोड़ा सा हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं पहले चैप्टर में, तो थोड़ा मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपर अगर किसके संग रिएक्शन कर रहा है, AgNO3 के साथ। ठीक है, और किसके संग, यहाँ पर क्या है, Ag कॉपर एंड CuNO3 के संग रिएक्शन कर रहा है, CuNO3 का वोल्ट से रिएक्शन कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होगी, तो अगर आपको देखूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, Cu प्लस Ag में देखोगे तो Cu Ag को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, देखो कर सकता है, क्योंकि Cu ऊपर है, Ag नीचे है। Cu ऊपर है, देख लो Cu ऊपर है, Ag नीचे, तो Cu Ag को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन Ag Cu को नहीं कर सकता, तो Cu Ag को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Cu Ag, और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया विद अनदर कॉपर अनदर सॉल्यूशन। ठीक है,
अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी लास्ट रिएक्शन, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है आपकी, विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जैसे Na+O2 क्या देगा ये, Na2O। मतलब मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के संग तो क्या देता है, मेटेलिक ऑक्साइड देता है। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड देता है। Na2O, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, Mg। ठीक है, तो ये है आपकी क्या, ऑक्सीजन। तो मेटल के ऑक्साइड्स नॉर्मली कैसे होते हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिया था। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और साथ साथ एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक क्या, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें। लास्ट आपका जो टॉपिक है, लास्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल विद नॉन मेटल। नॉन मेटल तो Na मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, NaCl। Mg प्लस Cl2 क्या बनाएगा, MgCl। ठीक है, AgAl Na प्लस S क्या बनाएगा, Na2S। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको हम लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, मेटल और नॉन मेटल क्या बनाएंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और जो ये कंपाउंड बनेंगे, अभी अभी हमने बताया था, जिसमें मेटल और नॉन मेटल होते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे है, देखो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया होता है और Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होता है, मैंने इसी लेक्चर में बता चुका हूँ पहले ही। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं क्या, कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर का मतलब कह सकते हो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं ये, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है, कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक में सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपके बेंजीन टाइप की जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये क्या नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। NaCl को अगर पानी में डिसॉल्व करो तो अच्छे से घुल जाएगा, लेकिन अगर केरोसिन में डिसॉल्व करो तो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। थर्ड है आपका गुड कंडक्ट, बैड कंडक्टर, मतलब कह सकते हो पुअर कंडक्टर एट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होता है। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। एंड गुड कंडक्टर इन molten and as well as in aqueous state। तो मॉल्टन और एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन पुअर कंडक्टर होते हैं किसमें, जब सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में क्यों होंगे, देखो मैंने बोला Na और प्लस और Cl- पास आके एक बॉन्ड बनाया है, तो इनका मूवमेंट इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में पड़ेगा, फ्री ऑफ फुल ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन सॉल्यूशन मतलब अगर आपके पास कंपाउंड की बात चल रही है तो वहाँ किसकी वजह से हो रही है, वहाँ किसके, आयंस की मूवमेंट की वजह से। तो आयंस का मूवमेंट इतना आसानी से नहीं हो रहा होता है किसमें, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब अगर उसको मेल्ट कर दिया NaCl को, तो Na और Cl क्या होंगे, थोड़ी दूर हो जाएंगे, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पानी में भी मिला दिया तो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग होंगे, तो थोड़ा सा मूवमेंट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर होते हैं किसमें, आयंस का मूवमेंट इजी हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हम पानी मिलाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा कंपैरेटिवली। सॉलिड में पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर सॉल्यूशन में आएंगे तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में बनेंगे तो थोड़ा सा दूर होंगे, तो मूवमेंट क्या हो पाएगा, आसान हो पाएगा। फोर्थ है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई। ऑब्वियस समझ में आ रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये था आपका आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होते हैं, जैसे केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब
केरोसिन को तो हम नॉर्मली कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली केरोसिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लेकिन जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो बेंजीन हो गई, कार्बन टेट्रा, CCl4 हो गया जैसे, ठीक है। पुअर कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन गुड कंडक्टर होता है मॉल्टन स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये था लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शंस मेटल्स की, और आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड समझ में आ रहा होगा जब मेटल और नॉन मेटल का फॉर्मेशन होगा। ये जो सेकंड लेक्चर होगा किसका, आपका इस मेटल और नॉन मेटल का, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अकरेंस मतलब जो सब्सटेंस हम जमीन से निकालते हैं उसके बारे में, कि उससे मेटल हमें पता करना है, मेटल लेना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। तो वहाँ हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, करिएगा। थैंक्स।